नमस्कार बच्चों। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 पद्य का ऋतुराज द्वारा लिखित कविता कन्यादान पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा कवि परिचय जान लेते हैं। तो ऋतुराज जी का हिंदी साहित्य में यथार्थवादी कवि के रूप में उनका नाम लिया जाता है। इनका जन्म 1940 ईस्वी में भरतपुर राजस्थान में हुआ था। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था और बहुत वर्षों तक अध्यापन कार्य भी किया था। ऋतुराज का साहित्य समाज के वंचित, उपेक्षित और पीड़ित की पीड़ा से प्रभावित है। उन्होंने समाज के ऐसे लोगों पर विचार किया जो असहाय हैं, निर्बल हैं और शोषित हैं। उनकी रचनाएं जीवन के यथार्थ से भी प्रभावित होती हैं। स्वाभाविक है, उन्होंने नारी जीवन की विवशता पर भी लिखा है और जीवन की शोषणकारी घटनाओं पर अपनी कविताओं में उन्होंने भरपूर विचार किया है। उनकी रचनाओं में एक मरण धर्मा और अन्य, पुल और पानी, सूरत निरत आदि हैं। भाषा शैली को देखते हैं तो उनकी भाषा जो है लोक प्रचलित हिंदी भाषा का उन्होंने जमकर प्रयोग किया और स्वाभाविक है कि उनकी भाषा जो है वो सहज, सरल लेकिन प्रभावकारी हुआ करती हैं। उनकी रचनाओं में शब्दों के द्वारा ही मार्मिक स्वरूप चित्रित किया जाता है। अब हम लोग कविता का सार देखते हैं। इस कविता में माँ के द्वारा अपनी पुत्री को परंपरागत जो आदर्श होते हैं उससे अलग सीख दी गई है। पुत्री को विदा करते समय माँ को जो दुख होता है, जो महसूस होता है कष्ट, जो महसूस होती है पीड़ा, उस पीड़ा का चित्रण किया गया है। माँ का दुख स्वाभाविक होता है, बिल्कुल सच्चा होता है। उसकी पुत्री ही तो उसकी अंतिम पूंजी होती है, तो इसलिए उसके विदा के समय उसका दुखी होना स्वाभाविक है। माँ को लगता है कि उसकी पुत्री अभी परिपक्व नहीं है, सयानी नहीं है, समझदार नहीं है, भोली है। वह अभी संसार की वास्तविकता को नहीं जानती है। सुखों का आभास उसको होता है परंतु दुखों से वह अपरिचित है। अतः माँ ने उसे समझाया कि वह जीवन से जो भी बाह्य तत्व हैं उन पर वो विशेष ध्यान ना दे, जैसे अपने सौंदर्य पर रीझना, वस्त्राभूषण पर मोहित होना आदि। ये जीवन की वास्तविकता है, उसे समझने की सीख दी गई है। और अंत में उसने कहा माँ ने कि लड़की तो है तो लड़की के तरह आज्ञाकारी, कोमल, भोली तो रहोगी, परंतु अगर तुम्हारी दुर्बलता और तुम्हारी कमजोरी को समझकर तुम्हारा शोषण किया जाए तो उसका प्रतिकार करने भी आना चाहिए। दोनों ही पद्यांश से संबंधित शब्दार्थ हैं कुछ। प्रामाणिक, वास्तविक, सयानी, समझदार, आभास, महसूस होना, बाँचना, पढ़ना, धुंधले, अस्पष्ट, रीझना, मोहित होना, खुश होना। शाब्दिक भ्रम, शब्दों द्वारा फैलाया गया भ्रम या धोखा। आभूषण, गहने, बंधन, बाधा, रुकावट। पहले पद्यांश में के आधार पर हमने कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न दिए हैं जो एक शब्द में या एक वाक्य में लिख सकते हैं, जिसमें अर्थ आप इस तरह से देख सकते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो इसमें पहले पद्यांश में जो बात कही गई उसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं। किसकी दुख को प्रामाणिक कहा गया? माँ के दुख को। माँ की अंतिम पूंजी क्या है? उसकी पुत्री। लड़की अभी कैसी है? तो नासमझ, भोली, सरल। लड़की को किस बात का एहसास है और वह क्या नहीं जानती है? सुख का एहसास है परंतु दुख के बारे में वह नहीं जानती है।
धुंधले प्रकाश की पाठिका का क्या अर्थ है? भविष्य के सुखों के बारे में अस्पष्ट जानकारी होना। अब दूसरा पद्यांश देखते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पद्यांश पर आधारित कुछ एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न हैं। माँ ने पुत्री को किस पर मोहित होने से मना किया है? अपने चेहरे पर, अपने सौंदर्य पर। आग से सावधान रहने क्यों कहा गया है? यह आग उसे जला भी सकती है। स्त्री जीवन का बंधन किसे कहा गया है? वस्त्र और आभूषण को। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना का अर्थ क्या है? लड़की जैसी सरल, आज्ञाकारी, कोमल स्वभाव के साथ ही कमजोर, शोषित और लाचार ना होने की बात कही जा रही है इस पंक्ति में। उपमा अलंकार किस पंक्ति में है? तो शब्द जो वाक्य है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, यहाँ पर तुलना की गई है, तो उपमा अलंकार है। अब आपके लिए कुछ गृह कार्य के प्रश्न हैं। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? इसमें आपने पढ़ा है सार में, उसको देखकर आप 2 पॉइंट में लिखिए इसको, कि लड़की के गुणों को देखते हुए परंतु अपने अस्तित्व की रक्षा की बात करते हुए इसको समझाना है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए है। पंक्ति के आधार पर आपको बताना है, पहला, कि इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति का वर्णन किया गया। तो पहले स्थिति बताना है कि स्त्रियां जो होती है घर गृहस्थी का कार्य करती हैं, घर संभालती हैं, अर्थात कर्तव्य निर्वाह की ओर इशारा किया गया, संकेत किया गया है। और दूसरा है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? क्योंकि माँ को पता है कि समाज में कुछ ऐसी बातें भी होती है जो लड़की के शोषण के कारण हो जाते हैं, उन पर अत्याचार किया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है, तो इसलिए उन्होंने सचेत करना उचित समझा। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो इसमें माँ और पुत्री के संबंधों को दर्शाना है, आत्मीयता को दर्शाना है। सुख दुख बांटने के लिए माँ बेटी एक साथ जुड़कर आपस में वार्तालाप करती हैं। तो आज विदा होने के समय माँ के पास पुत्री के अलावे और पूंजी नहीं रह जाती है। इसे आप बनाकर अपने तरीके से लिखिए। परियोजना कार्य में और मूल्य परक प्रश्न में आपके कुछ प्रश्न हैं। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? इसमें आप बनाकर लिखेंगे। एक तो कन्या वस्तु नहीं है, इसको ध्यान में रखकर, और दान दे देना, तो इसकी दृष्टि से आप बनाकर इसको लिखिए। परंपरा की दृष्टि से भी कन्यादान एक विधि के रूप में भी है, इसको कहिए, या फिर उचित नहीं है, अनुचित है, ऐसे करके तर्क दीजिए। समाज में दिखने वाली जो भी बातें हैं उसको ध्यान में रख के इसको आप लिख सकते हैं। कन्यादान कविता का मूल उद्देश्य को बताना है कि किस तरह से उन्होंने लड़की के लिए जो समाज में इज्जत होनी चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जो सम्मान होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह बात बताई कि उनकी कोमलता, सरलता को कमजोरी ना बनाया जाए, बल्कि उसे शक्तिशाली बनाकर समाज में आगे बढ़ाया जाए। उस संदेश को ध्यान में रख के लिखिए। एक परियोजना कार्य भी दिया है कि लड़कियों की सुरक्षा, उसके विकास के लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में एक पीपीटी बनाइए, वीडियो बनाइए, पत्रिका बनाइए और बनाकर उसे हमें भेजिए। आशा है कन्यादान कविता आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।